हमारी शादी पसंद की थी, और सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि मोहब्बत की भी। लेकिन आज वह हालात ऐसे थे कि वह अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह एक जिंदा लाश बन चुका था, पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। कहते हैं कि ऐसे मर्दों की पत्नियां बेराह रवि का शिकार हो जाती हैं, जो या तो बहुत लंबे अरसे के लिए कहीं चले जाते हैं या फिर किसी ऐसी स्थिति में होते हैं। इसीलिए सारा जमाना मुझे शक भरी नजरों से देखता था, लेकिन मैं अपने कदमों पर बिल्कुल सच्ची थी। मैं अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती थी। क्या कोई इतना गिरा हुआ हो सकता है कि एक बंदा जो बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा है, आप उसके साथ भी बेवफाई कर डालें? लेकिन यह बात भी अपनी जगह सही है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, और मुझे क्या पता था कि मुझे मिसाल बना दिया जाएगा। क्योंकि आज जब मैं उठी तो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ 3 मर्द, मेरा नाम सुनीता है और मेरे पति का नाम राम था। हम लोग सीधे साधे लोग थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते भी थे। फिर मैं बड़ी हो गई और मैंने बाहर जाना बंद कर दिया और मैं जवान हो गई। अब वह मुझे पहचान भी नहीं पाता था, लेकिन आते जाते उसकी नजरें मुझे तलाश करती थीं, पर मैं उसे पहचान लेती थी। कुछ अरसे तक एक दूसरे से फोन पर बात भी हुई। फिर सोचा कि यह सब ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी और हमें घर से डांट भी पड़ेगी, इसलिए शादी का इरादा कर लिया। उसने मेरे घर रिश्ता भेजा और मेरे घर वालों ने कबूल कर लिया, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हम लोग एक जैसे लोग ही थे। वह भी सीधा सादा और मैं भी, न ज्यादा गरीब थे और न ज्यादा अमीर। बस वही लोग थे जो जितना कमाते हैं उतना इस्तेमाल कर लेते हैं। उनके बड़े बड़े बंगले नहीं होते, वह किराए के घरों में रहते हैं, लोकल बसों में सफर करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से खुश होते हैं। किसी से मांगना नहीं पड़ता, जैसे तैसे करके खर्चे पूरे हो ही जाते हैं। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही थी। मेरी सासू माँ बहुत गुस्से वाली थी। मेरे पति ने मुझे पहले ही कहा था कि मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है और वह तुम्हें तंग भी करेंगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे लिए मैं अपनी सास को बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि जिंदगी तो मैंने तुम्हारे साथ गुजारनी है। मेरी सास पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं, लोगों के घरों की खबरें भी रखती थीं और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थीं। पता नहीं उनको किस बात का घमंड था। उनकी अपनी एक बेटी भी थी, जिसकी शादी उन्होंने बाहर के मुल्क में की थी और वह वहीं रहती थी। अब घर में सिर्फ मेरी सास और मेरा पति ही होता था। वह मुझे वाकई बहुत तंग करती थी। उन्होंने तो शादी के 1 हफ्ते तक ही लिहाज किया, उसके बाद वह अपनी आई पर आ गईं। लेकिन मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। रात को जब अपने पति के पास आती तो वह कहते कि कहाँ रह जाती हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होता हूँ और तुम घर के काम कर रही होती हो, तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैंने कहा कि मुझे रात को बहुत सारे काम होते हैं। मुझे सुबह के लिए आटा गूंथना होता है, बर्तन धोने होते हैं, दूध उबाल कर रखना होता है, आपकी माँ को चाय बनाकर देनी होती है और किचन भी साफ करना होता है। मेरे पति ने मुझे कहा कि मेरे लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा कि ये सब कुछ भी मैं आप ही के लिए करती हूँ, ताकि इस घर का माहौल अच्छा रहे और आपको कोई परेशानी न हो। तो मेरे पति की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। मैंने कहा कि क्या हो गया है? तो कहने लगे कि तुम मेरे लिए वाकई बहुत कुछ करती हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। कल मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा सा जोड़ा लेकर आऊंगा। मैंने कहा कि मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने कहा कि मैं प्यार से लाऊंगा तो तुम सिलवा लेना और फिर मुझे पहनकर दिखाना कि कैसी लगती हो। मैं भी खुश हो गई। पर अगले दिन जब वह शहर चले गए तो जिस समय उन्हें वापस आना था उस समय तक वापस नहीं आए। 5-6 घंटे गुजर गए। मैंने अपने बाबा से कहा कि आप जरा पता तो करवाएं, क्योंकि वह फोन भी नहीं उठा रहे थे। बाबा ने कहा कि कैसे पता करूं, किससे पूछेंगे। 2-3 घंटे इसी तरह और गुजर गए और रात के 2:30 बज गए। मेरी तो जान अटकी हुई थी। जब फोन आया और उन्होंने सबसे पहले मेरा ही पूछा कि आप राम की पत्नी हैं, मैंने कहा कि जी। उन्होंने कहा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वह फलां अस्पताल में है, आप लोग तुरंत आ जाएं। यह सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मैं घर से ऐसे भागी जैसे आज अगर नहीं गई तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन शायद बुरा हो चुका था, क्योंकि जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तो मेरा पति कोमा में जा चुका था। वहां एक डॉक्टर था, उसका नाम डॉक्टर राहुल था, वही यह केस संभाल रहा था। उसने कहा कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है और झटका लगने की वजह से वह कोमा में चले गए हैं। उन्हें कोई बहुत ज्यादा बड़ी चोटें नहीं लगीं, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, छोटे मोटे फ्रैक्चर हुए हैं, लेकिन झटका इतना जोर से लगा है
कि वह कोमा में चले गए हैं और अब होश में कब आएंगे यह कोई नहीं बता सकता। मेरे लिए तो यह खबर ऐसी थी कि जैसे मेरी कयामत आज ही आ गई थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप यहां से उठें। आप क्या कर रही हैं? आइए कमरे में आकर बैठिए। मेरे बाबा भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया और सारे मामले के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि आपके पति का दिमाग जाग रहा है, वह बातें सुन रहा है, लेकिन वह रिएक्शन नहीं दे पा रहा। आप कोशिश करें, उनसे से ज्यादा बात करें, उनके सामने कोई परेशानी की बात न करें, अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि किसी तरह वह वापस आ जाएं। मेरे बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है, यूं समझ लें कि आटे में नमक बराबर, लेकिन ऐसा होता जरूर है और ऐसा हुआ भी है। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मेरा पति जवान था, खूबसूरत था, कसरती बदन का मालिक था, उसके अंदर बहुत ताकत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे इस हाल में देखूंगी। मैं उसके पास ही बैठी थी। मेरे बाबा ने कहा कि बेटा, मैंने तो सुना है कि ऐसे जब इंसान मशीनों के हवाले हो जाता है तो उस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मैं एक काम करता हूँ, अपना घर बेच देता हूँ। अभी से बेचने के लिए बात करता हूँ तो जल्दी पैसे मिल जाएंगे, वरना उसके पैसे कौन देगा? तुम्हारे तो ससुर भी जिंदा नहीं है। मेरे बाबा ने मेरा एहसास किया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उनका घर बिक जाए। मैंने कहा कि बाबा, कुछ करते हैं, मैं जेवर बेच दूंगी। जबकि मेरे पास जेवर के नाम पर एक ही सेठ था और उससे शायद 2-3 दिन का ही खर्चा पूरा होता। डॉक्टर हमारी बातें सुन रहा था। वह सामने आ गया और उसने कहा कि आप फिक्र न करें। अगर आप लोग इतने मजबूर हैं तो आप लोगों को कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि लेकिन फिर खर्चा कहाँ से होगा? उसने कहा कि यह मेरा अस्पताल है, मेरे साथ एक पार्टनर है, लेकिन इस अस्पताल का मालिक मैं ही हूं। मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके पति का इलाज मुफ्त में करूंगा। मैं यह बात सुनकर बहुत आभारी हो गई। मुझसे तो मेरे आंसुओं पर काबू ही नहीं पाया जा रहा था। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था। इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सिर पर आ गिरी थी। मैंने कहा कि क्या मैं अपने पति के साथ यहीं पर रह सकती हूं? तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा, यहां पर रह के क्या होगा? पर डॉक्टर ने मेरी तरफ एक नजर देखा और कुछ सोचकर बोला। उसने कहा कि नहीं, ये ठीक कह रही हैं। अगर यह यहां पर रहेंगी, इनसे से ज्यादा बातें करेंगी, तो इनके ठीक होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह इनकी पत्नी है और आप लोगों ने बताया कि इनकी मोहब्बत की शादी हुई थी, तो इस वक्त आपके पति के साथ आप ही को रहना चाहिए। मेरे बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन यहां पर ये कैसे रहेंगी? डॉक्टर ने कहा कि इधर इनके रहने के लिए इंतजाम कर दिया जाएगा। एक छोटा सा कमरा है जहां पर हम लोग सामान रखते हैं, इधर इनके लिए एक बेड लगा देंगे। बाकी अगर यह चाहें तो अपने पति के कमरे में भी सो सकती हैं, लेकिन वह कमरा बहुत सारी मेडिकल मशीनों से भरा हुआ है, इसलिए वहां पर ज्यादा जगह नहीं होगी। मैंने कहा कि मैं यहीं पर रहूंगी, अपने पति के पास बैठी रहूंगी, उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसे छोड़ के मैं जा भी कैसे सकती हूं? जब सोना होगा तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊंगी, बस मुझे यहीं पर रहने दें। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। और डॉक्टर इतना अच्छा था, हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर ऐसा इंसान जो उसकी मदद कर रहा है, वह उस पर कभी भी शक नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता था कि डॉक्टर एक बुरा इंसान था, वरना वह हमारी मदद करने की बात क्यों करता? उसे तो बहुत सारे पैसे मिल जाने थे, हमारी जमीन बिक जानी थी, जेवर भी बिक जाने थे। हम डॉक्टर से ये सारी बातें कर रहे थे और मेरी सास मेरे पति के पास बैठी थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे, उनका भी तो अकेला बेटा था। मैं जब उनके पास आई, उनको तसल्ली देने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखना चाहा, तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा इस हाल को पहुंच गया। तूने ही उसे भेजा था, अगर तू न भेजती तो यह सब न होता। मैंने कहा कि मैंने नहीं भेजा था, वह अपनी मर्जी से गए थे। मेरी सास ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। तू तो है ही ऐसी, तूने तो शादी से पहले ही मेरे बेटे को फंसा लिया था। तेरे जैसी औरतों के घर नहीं बसते, क्योंकि उनके पीछे बद्दुआएं होती हैं और तेरे पीछे मेरी बद्दुआएं हमेशा रहेंगी। यहां तक कि मेरे बाबा ने कह दिया कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, यह मुनासिब नहीं है। आपका बेटा इस हाल में है तो हमारी बेटी भी तो इसके साथ साथ है। इसके लिए भी तो यह एक बड़ी मुसीबत है। आपको बच्चों का साथ देना चाहिए, दुआ करनी चाहिए
और आप यहाँ पर बद्दुआओं की बातें कर रही हैं। मेरी सास खामोश हो गई और वहां से चली गई। मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरी ननद तो बाहर के मुल्क में रहती थी। वह किसी दुबई या सऊदी में नहीं, बल्कि वह तो लंदन में रहती थी। मेरी सास ने उसका रिश्ता ही बड़े अच्छे घर में किया था। अगर वह चाहती तो वहां से पैसे भेज सकती थी। मुझे लग रहा था कि मेरी सास के दिमाग में ये ख्याल शायद कभी नहीं आया था, या अगर आया भी होगा तो उन्होंने इस पर कभी बात नहीं की थी। लेकिन खैर, भगवान ने हमारा इंतजाम कर दिया था, और जब भगवान साथ होता है तो इंसान को किसी और की उम्मीद रखने की जरूरत ही नहीं होती। मैंने इस बात को दिल से मान लिया था कि मेरे लिए सब कुछ वही है। एक बार मुझे घर जाना पड़ा और मैंने कुछ जरूरी सामान ले आया। अब मैं ज्यादातर समय अपने पति के पास ही रहती थी, लेकिन कभी कभी घर भी आ जाती थी। ऐसा होता था कि एक रात घर पर गुजार लेती थी और दूसरी रात अस्पताल में रहती थी। वहां एक नर्स थी जिसका नाम सलीना था। उसके साथ मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी। वह मेरे पति के कमरे का काम देखती थी और मेरी भी बहुत सेवा करती थी। कभी मेरे लिए चाय ले आती तो कभी खाने पीने की कोई चीज। वह कहती थी कि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। मैं दिन भर अपने पति से बातें करती रहती थी। जितनी देर मुझे वहां रहने दिया जाता था, मैं उससे कुछ न कुछ बताती रहती थी, पुराने दिन याद दिलाती रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा करने से वह जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी हालत अभी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे वहां ज्यादा देर नहीं रहने दिया जाता था। मैं इधर उधर घूमती रहती थी या फिर जाकर उस कमरे में बैठ जाती थी। अचानक से ही बैठे बैठे मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारी रात भी नहीं सोती थी। जब मैं घर आई तो वहां मेरी सास का भाई, यानी मेरे पति का मामा, बैठा हुआ था। वे दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। मुझे लगा कि मुझे देखकर वह कुछ कहेगा। बेटा, बहुत अफसोस हुआ, भगवान उसे जिंदगी दे। लेकिन उसने मुंह फेर लिया और मेरे नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह भी चला गया। मेरी सास ने कहा कि तुझे पता है तेरे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं, और मेरा भाई यहां पर क्यों आया था। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो रहा है मेरे बारे में। उन्होंने कहा कि सब कह रहे हैं कि इसका पति बिस्तर पर पड़ा है और यह शहर में जाकर रंगरलियां मना रही है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे हाथ से सामान गिर गया। मैंने पलटकर अपनी सास की तरफ देखा और कहा कि आप ये क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा बेटा वहां बीमार पड़ा है, उसका इलाज हो रहा है। तेरा वहां पर क्या काम है? तू वहां पर क्यों रातें गुजारती है? लगता है वही कोई यार फंसा लिया है तूने, और वही तेरे पति के लिए खर्चे भी दे रहा है, क्योंकि तू उसे अपना सब कुछ दे रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं एक शरीफ घर की शरीफ बेटी थी। मैंने अपने पति से मोहब्बत की थी, लेकिन ऐसी पाक मोहब्बत कि कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा था। और फिर शादी भी की और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। मेरे दिल में मेरे पति के लिए कितनी वफा थी, मैं लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकती थी, और मेरी सास ने इतनी बड़ी बात कर दी। मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि आगे से ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं तुझे अस्पताल जाने की, यहां घर में रहा कर। अस्पताल वाले बता देंगे अगर कोई बात होगी तो। मैंने कहा कि मम्मी, वह आपके अपने बेटे हैं क्या, या आपने उनको कहीं से उठाया था? मेरी सास ने कहा कि क्या मतलब, ये क्या कह रही है? मैंने कहा कि आपको कोई परवाह नहीं है। आपको नहीं पता कि अस्पतालों में मरीज के साथ क्या होता है, और मरीज के साथ एक बंदा तो रहता ही है, और मैं नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? ठीक है, मैं नहीं जाती, आप जाके रहा करें। मेरी सास खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे घुटनों में दर्द है, मैं तो खुद मरीज हूं। मैंने कहा तो फिर कौन जाएगा? मैं ही जाऊंगी ना। और फिर डॉक्टर ने कहा है कि मुझे उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती। आपके पास अगर लोग आ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो आप उनको जवाब देने के बजाय उनके साथ मिल जाती हैं। क्या मैं आपके बेटे की इज्जत नहीं हूं? क्या कसूर है मेरा कि मैं आपके बेटे से मोहब्बत करती हूं? मेरी सास खामोश हो गई और वहां से चली गई। लेकिन मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें हो रही थीं। सारे खानदान में ये बातें हो रही थीं। सब कह रहे थे कि जब इस तरह मर्द चारपाई पर पड़ जाए तो फिर औरत के कदम घर में नहीं रुकते। फिर तो वह जो चाहे कर सकती है, और उसका पति तो मरा हो या जिंदा हो, एक बराबर है। उसे तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है और उसकी पत्नी क्या करती फिर रही है। मेरी सास एक दिन मुझे कहने लगी कि जो हरकतें तू कर रही है ना, अगर मेरा बेटा होश में आ भी गया तो तेरी हरकतें देखकर फिर से शर्म से मर जाएगा।
मैं हैरान थी कि मेरी सास हवा में तीर क्यों चला रही थी। मैंने उनको कहा कि एक दिन आप मेरे साथ अस्पताल चल रही हैं। मैंने कहा कि मैं क्यों जाऊं वहां, फिर तेरा मजोन का क्या होगा, तेरी आवारा गर्दगी में तो खलल पड़ जाएगा ना। मेरे पति ने ठीक कहा था कि मेरी माँ एक बहुत जालिम औरत है। वह खुश नहीं देख सकती, किसी के साथ अच्छे तरीके से नहीं रह सकती है। और जब उनको पता चला कि मेरा पति बिस्तर पर पड़ गया है तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिए थे। मुझे दिन रात बातें सुनाती थीं। अब तो बात कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरा घर वापस आने का दिल ही नहीं करता था। एक बार मैं अस्पताल से आई तो अपने माँ बाप के घर चली गई। रात वहां पर गुजार ली। अब मेरी सास को यह गलतफहमी हो गई कि शायद मैं 3-4 रातों से अस्पताल में ही हूं, और उन्होंने पूरे खानदान में यह बात फैला दी। यहां तक कि मेरे पापा को भी फोन करके कह दिया कि आपकी बेटी तो 4-5 दिन से घर नहीं आई, लगता है वहीं से किसी के साथ भाग गई है। मेरे पापा ने फोन बंद कर दिया और जवाब नहीं दिया। मेरे पापा ने कहा कि लड़का तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी माँ बहुत ही बुरी इंसान है। इस घर में तुम कैसे गुजारा कर रही हो बेटी? भगवान तुम्हारे पति को सेहत और जिंदगी दे, उसे होश आए तो 7 अक्ल भी आ जाए और वह तुम्हें लेकर कहीं चला जाए। मैंने कहा कि पापा पता नहीं, अभी तो वह खुद इस हाल में है कि मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, तंग भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं बोल सकती, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। मैं अपने पति के पास बैठी रहती थी, उसे पुराने दिन याद करवाती थी। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा था। यह हमारी शादी को ज्यादा अरसा ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे छोटे छोटे पल, वे छोटी छोटी खुशियां, वे लम्हे जो मैंने उसके साथ गुजारे थे, मैं उसे बताती रहती थी। एक दिन मैं उसे बता रही थी कि कैसे वह दरवाजे के पीछे छुप गया था, और जब मैं कमरे में आई तो उसने मुझे गले से लगा लिया था और मैं इतना ज्यादा डर गई थी। मैं यह बात कर रही थी कि मैंने पलट कर देखा तो पीछे डॉक्टर राहुल खड़ा था। मैं शर्मिंदा हो गई कि कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी अभी ही कमरे में आया था। मेरे पति को चेक करने के लिए आया था। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि आप परेशान नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बहुत खूबसूरत और अच्छी इंसान हैं। वह मेरी तारीफ कर रहा था तो उसने मुझे खूबसूरत क्यों कहा? फिर मैंने सोचा कि शायद उसके मुंह से निकल गया होगा, इसमें बाल की खाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो हमारी इतनी मदद कर रहा था। मैंने पता करवाया था कि एक कोमा के मरीज पर ना जाने दिन में कितने हजार रुपए का खर्चा होता है। एक दिन में ही इतने पैसे लग जाते हैं जितने पैसे हम लोग शायद 4-5 महीने में खर्च होने का तसव्वुर कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर हमारी इतनी ज्यादा मदद कर रहा था। उसने जाते हुए मुझसे कहा कि आप अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हैं। मैंने कहा कि हाँ, बहुत ज्यादा। उसने कहा कि लेकिन मुझे आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, आप पहले से कमजोर हो गई हैं। मैंने कहा कि क्या करूं डॉक्टर, जब राम की ऐसी हालत होती है तो ना कुछ खाने का दिल करता है, ना पीने का, और अचानक से नींद आ जाती है। वह सलीना बेचारी बहुत अच्छी है, मेरे पीछे पीछे फिरती है, कभी चाय लेकर आती है, कभी जूस लेकर आती है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रही कि मुझे बेमौके की नींद क्यों आ रही है। दिन में नींद आ जाती है लेकिन रात में नहीं सोती हूं। डॉक्टर ने कहा कि आपने अपना सारा निजाम गड़बड़ कर लिया है, आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं, रात को सो नहीं रही है, तो फिर दिन में नींद आएगी ना। इंसानी जिस्म ने आराम तो करना होता है। अब अगर आप उसे आराम करने का मुनासिब मौका नहीं दें तो वह कहीं ना कहीं से टाइम निकालेगा ताकि आराम कर सके। इसलिए आपको बेमौके की नींद आ रही है। अब परेशान नहीं होना। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि अकरम की हालत पहले से बेहतर है? उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कोई बुरी खबर भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर इसी तरह बहुत अरसा गुजर गया तो फिर क्या होगा? डॉक्टर ने कहा कि यह तो मैंने अभी नहीं सोचा है, लेकिन देखें, मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा, पर मेरा अपना खर्च हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पति जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर इसी तरह 1 साल या 2-3 साल गुजर गए तो इतने अरसे तक कौन उसे रखेगा? फिर आप लोगों को खुद ही कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने अपने पापा को यह बात बताई। वह भी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि बेटी, तेरे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? तुझे किसी की नजर लग गई? अगर तेरा पति कभी भी वापस नहीं आया और हमेशा ऐसे ही पड़ा रहा तो हम क्या करेंगे? हम तो गरीब लोग हैं। यह कोई फिल्म या ड्रामा तो नहीं है जिसमें इतने सालों तक इंसान कोमा में पड़ा रहता है और फिर एक दिन वापस आ जाता है। हम उसे इतने सालों तक कैसे रखेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं।
अगर घर में इंतजाम किया तो घर में भी मशीनें वगैरह चाहिए होंगी। और हमारे देश में तो इतनी बिजली जाती है, तो समझ रही हूं ना कि यह मामला कितने लंबे छोड़े और कितने उलझे हुए हैं। मैं सब कुछ समझ रही थी, लेकिन मैं क्या करती? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई हुनर भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ बीए तक तालीम हासिल की थी। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाती तो वो मुझे 4-5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं देते, और इससे ज्यादा तो एक दिन में खर्च हो रहा था। मेरे पापा अगर अपना घर बेच देते और खुद किराए पे आ जाते तो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती, और फिर उनके घर के बाकी हुए पैसे भी तो एक दिन खत्म हो जाते। पैसा भला किसी के पास टिकता है? क्या खत्म हो जाता है एक दिन में? मैंने अपनी सास से गुस्से में कहा कि आप अपनी बेटी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं लेती? वहां के पैसे तो यहां आकर बहुत ज्यादा बन जाएंगे, हमारी काफी मदद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता चला है कि डॉक्टर मुफ्त में इलाज कर रहा है, और तू मेरी बेटी से पैसे निकालवाना चाहती है, झूठ बोलती है, धांधली करती है हमारे साथ। इधर डॉक्टर मुफ्त में इलाज कर रहा है और फिर तुझे किस बात के पैसे दे? हम्मे ने कहा कि मुझे नहीं, हॉस्पिटल वालों को क्यों कि डॉक्टर हमेशा तो इलाज मुफ्त में नहीं करेगा। मेरी सास ने कहा कि फिर तो कुछ कर, जवान है, खूबसूरत है, किसी तरह पैसे कमा। मेरी सास का क्या मतलब था कि मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं, तो मैं अपनी जवानी और खूबसूरती का फायदा उठाऊं। मेरे साथ में तो हर हद पार कर दी थी। मैं हॉस्पिटल के इस कमरे में बैठी थी। आज मुझे वापस जाना था। मुझे वापस जाकर अपनी सास को अपना मुंह दिखाना पड़ता था। यह मैं वापस आ गई हूं। फिर घर के काम भी होते थे। मैं जब जाती तो वो मेरे लिए घर के काम रख के बैठी होती थी। सारे घर के कपड़े होते थे, जो बहुत नींद होती थी। किचन की ऐसी हालत होती थी कि जैसे यहां पे किसी औरत ने नहीं, बल्कि किसी छोटे बच्चे ने काम किया है। सारे बर्तन गंदे होते थे। अगर मैं 2 दिन नहीं जाती तो वो 2 दिन के काम एक साथ रख के बैठी होती थी। मैं सारे काम खुद करती थी। बहुत ज्यादा थक जाती थी। एक इंसान परेशान हो, ऊपर से उसे कहीं से सुकून भी न हो, तो वो क्या करे? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुद बीमार हो जाऊंगी जब तक मेरा पति ठीक होगा। मैं खुद उसकी जैसी हालत में चली जाऊंगी। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि मैंने अपना निजाम गड़बड़ कर लिया। मुझे आराम और सुकून की जरूरत है, पर मेरी जिंदगी में कोई आराम और सुकून था ही नहीं। आज मुझे वापस तो जाना था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं इसी कमरे में बैठी थी। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर पहले सैमा आई थी। उसने मुझे चाय पिलाई। कहते हैं कि चाय पीने से नींद नहीं आती, लेकिन मुझे चाय पीने के बाद भी नींद आ गई, और मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब होश आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। इस कमरे में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। मैं उठ के बाथरूम चली गई थी। जब वापस आई तो मैंने देखा सलीना मेरे बिस्तर को जल्दी जल्दी साफ कर रही थी। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम? यह बिस्तर तो साफ था। उसने कहा कि नहीं, साफ नहीं था, बहुत गंदा था। जब वह चादर को लेके वहां से जाने लगी तो मैंने कहा कि दिखाओ मुझे कैसा गंदा था। जब मैंने चादर देखी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा कि यह है तुम्हारी असलियत, यह सब कुछ करती रही हो तुम। मैंने उससे बालों से पकड़ लिया और पूछा कि किसने किया यह सब? कुछ तो उसने मुझे डॉक्टर राहुल का नाम बताया और मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। इसलिए वो हमारी मदद कर रहा था, और यह जो मुझे रोज चाय शरबत पिलाती थी, उसके अंदर कोई नींद की दवाई मिला देती थी। मैं अभी पागल थी ना? कैसे मान लेती? मैंने कोई बिल्ला वजह किसी की मदद करता है? अरे यहां पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। सबको अपनी परी होती है। हर इंसान अपने पेट पे हाथ मारता है, अपनी जरूरत के लिए बैठा होता है। तो फिर यह सब मैंने कैसे सोच लिया? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं रोती रोती अपने पति के पास गई और मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। उससे रोते हुए सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि देखो मेरे साथ इस दुनिया ने क्या कर दिया। जिस औरत के साथ उसका पति नहीं होता, उसके साथ ये दुनिया क्या करती है। मैं तुम्हारी यहां पर आती थी, तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं अकेली हूं। मेरे साथ कोई नहीं है। मैं किसी को भी ये बात बताऊंगी, वो मुझे ही कसूरवार समझेगा। इस मर्द का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मैंने पलट कर देखा तो डॉक्टर पीछे खड़ा था। मैंने कहा कि तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद की है। मैंने, तुम्हारा पति तो पड़ा हुआ है, यह तो कभी नहीं उठेगा।
मुझे देखो, मैं खूबसूरत हूँ, अमीर हूँ, तुम भी खूबसूरत हो। हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हारे पति को मैं नींद में ही इस दुनिया से भेज दूंगा और मामला खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास भी मत आना। मैं दूर दूर हटने लगी, वह आगे आगे आने लगा। जब अचानक से मेरी आंखों ने एक कुछ ऐसा देखा, मेरे पतों की आंखें तो बंद थीं, लेकिन उसने बाजू बढ़ाकर डॉक्टर राहुल का गला दबा लिया था। डॉक्टर राहुल की सांसें बंद हो रही थीं। जब वह चीखने चिल्लाने लगा तो हॉस्पिटल का अमीला अंदर आ गया। किस्मत से आज उसका दूसरा पार्टनर भी आया हुआ था, जो कि राउंड पे था। उसने भी आवाज सुनी, वह भी इधर आ गया। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। वह अपना सिर पकड़ के बैठ गया। वह एक अच्छा धार्मिक टाइप इंसान था, ऐसा लगता था कि नेक बंदा है। उसने कहा कि मैं तो उसका हवाला हॉस्पिटल किया था, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पति ने हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया था, लेकिन उसके बाद वह फिर से अपनी पिछली वाली हालत में ही गया था। उसने कहा कि हम अभी भी उसका इलाज जारी रखेंगे और उसको यहाँ पे ही रहने देंगे, आप फिक्र नहीं करें। डॉक्टर राहुल को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और उसका लाइसेंस भी खत्म कर दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप पुलिस रिपोर्ट करना चाहती हैं? मैंने कहा कि नहीं, लेकिन मैं बड़ी परेशान थी। इस बारे में सिर्फ मैं और मेरा पति ही जानते थे। 3 महीने मजीद गुजर गए और फिर एक दिन मेरे पति को होश आया। उसे सब कुछ पता था, लेकिन वह जानता था कि ये सब कुछ हमारे साथ होना सिर्फ एक हादसा था, इसलिए उसने मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद वह 1 महीने और हॉस्पिटल में रहा था कि बिल्कुल ठीक हो जाए। हमने हॉस्पिटल वालों का शुक्रिया अदा किया और हम लोग घर पे आ गए। मेरे पति को अभी तक मेरी माँ का रवैया पता ही चुका था। मेरे पति घर में भी कुछ महीने रहा और उसके बाद उसने कहीं से उधार ले लिया और मुझे लेकर एक तरफ हो गया। वहां जाकर हमने घर में ही दुकान बना ली। अब हम लोग अपनी दुकान चलाते हैं, वहीं से कुछ पैसों से उधार दे देते हैं और दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं। मेरी सास अपने रिश्तेदारों के पास चली गई है। उनको उनके बेटे के वापस आने की खुशी तो हुई, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की कि मेरे पति ने सोच लिया कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती और वह मुझे अपने साथ कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। इसीलिए मेरे पति ने यह फैसला किया। मैं हैरान हूं कि हम कैसे जिंदगी की इतनी बड़ी मुसीबत से निकल आए। हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। कोई किसी की मदद नहीं करता जब तक कि उसे कोई मतलब ना हो। कुछ नीक लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, बिल्कुल बिना किसी मतलब की, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हॉस्पिटल का दूसरा मालिक ऐसे ही था, उसने हमारी मदद की थी। हमें तो उसे हमसे कोई मतलब नहीं था। वह डॉक्टर अब भी आउट ऑफ सर्विस है और कोई हॉस्पिटल उसे नौकरी नहीं देगा। इसके बाद रिकॉर्ड खराब हो चुका है। मुझे कभी कभी ये सब याद आता है तो मैं बहुत रोती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने या रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हैरान हूं कि कैसे मेरा पति, जो एक ऐसी कंडीशन में पड़ा था कि वह एक उंगली भी नहीं हिला सकता था, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपना पूरा बाहु बढ़ा लिया था। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मुझे मेरे पति से बहुत मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही है कि मैं अभी तक जिंदा हूं, नहीं तो मैं तो आत्मा हटाया करना चाहती थी। जो मेरे साथ हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी, पर मेरे पति ने दोबारा कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।